हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेट में। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के टॉपिक ज्वाइंट वेंचर और ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में ही इस वीडियो में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आओ यार बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज्वाइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ज्वाइंट वेंचर क्या होती है। ठीक है, When two or more firms join together to establish a new enterprise, then it is known as joint venture. अब देखो, जब दो अलग अलग या दो से ज़्यादा अलग अलग जो भी फर्म है, ठीक है, अगर वो अपने में हाथ मिलाती हैं, ठीक है, अपने में मिलती हैं कि अब वो एक नया एंटरप्राइज स्थापित करेंगे। ठीक है, यानी एक फर्म ए है, एक फर्म बी है, दोनों मिलाकर एक फर्म सी यानी एक नया कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो उसी को जॉइंट वेंचर कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, अगर एकदम आसान भाषा में कहूँ तो जॉइंट वेंचर को हम एक पार्टनरशिप कह सकते हैं दो फर्म की। ठीक है, यानी दो अलग अलग कंपनी, दो अलग अलग फर्म के बीच में जो पार्टनरशिप है वही उसी को हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं। ऊपर से देखो, फीचर्स इसमें ऐसे हैं कि हम ऊपर से हेडिंग पढ़ के भी नॉर्मल समझ सकते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, सबसे पहला कह रहा है इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। अब देखो, जब दो कंपनियां आपस में मिलेंगी तो जाहिर सी बात है उनके जितने भी रिसोर्स हैं, जितनी भी कैपेसिटी है वो दुगनी हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लो एक कोई फर्म ए है, ठीक है, उसके पास मान लो 50 रुपये हैं, ठीक है, और एक फर्म बी है जिसके पास भी 50 रुपये हैं। ठीक है, अगर वो दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनके पास टोटल 100 रुपये हो जाएंगे, यानी उनके रिसोर्स बढ़ जाएंगे, उनके जितने भी चीज़ें, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर मान लो एक फर्म ए है जो एक बार में 50 यानी 50 कार बना सकती है एक साल में। ठीक है, और फर्म बी भी एक बार में 50 मतलब एक साल में 50 कार बना सकती है। अगर वो दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना लेंगे तो दोनों मिलकर जो है एक साल में 100 कार बना लेंगे। ठीक है, तो यही एक फायदा होता है जॉइंट वेंचर का। ठीक है, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देखो, अब जो ए है इसका मार्केट अलग है, ठीक है, इसकी यानी इसकी अलग मार्केट में पहचान है, बी का मार्केट में पहचान अलग है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो इनका मार्केट एक्सेस, यानी ये ए जो है बी के मार्केट में घुस सकता है, बी ए के मार्केट में घुस सकता है, यानी दोनों का फायदा होगा, दोनों एक दूसरे के मार्केट में एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ जाता है। ठीक है, ए 50 बना रहा है, बी भी 50 बना रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो 100 बनाने लेंगे। ठीक है, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ जाता है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब देखो, अगर ए के, जैसे मैंने बताया अभी ऊपर वाले एग्जांपल में, अब जैसे ए के पास कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बहुत मेहनत करके उसने टेक्नोलॉजी लाई, अगर वो बी जो फर्म है अगर वो ए के साथ मिल जाता है तो यानी वो ए के जो है टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। ठीक है, यानी अब टेक्नोलॉजी में भी बढ़ोतरी होती है। अब दोनों के टेक्नोलॉजी मिलकर एक नया टेक्नोलॉजी, यानी इनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाती है, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से लोग कर लेते हैं। ठीक है, इनोवेशन। अब देखो, ये लोग इनोवेशन नई नई खोजें करते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। अब जैसे ए के पास एक नया आइडिया है, बी के पास नया आइडिया, अगर दोनों मिल के काम करेंगे अपने टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, तो उनका जो है प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, इसलिए इसमें इनोवेशन भी बहुत अच्छा होता है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें प्रोडक्शन बहुत लो होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, यानी जो एमएनसी यानी जो एक बाहरी कंपनी है जो इंडिया की नहीं है। ठीक है, अगर वो इंडिया में एक कंपनी है ए और एक फॉरेन में कंपनी है जिसका नाम है डी। ठीक है, डी फॉरेन कंपनी है, इसके पास पैसे ज़्यादा हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसके पास मार्केट एक्सेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इंडिया में आप जानते ही हैं कि जो भी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल हैं या फिर लेबर हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं बहुत सस्ते में मिलती हैं। ठीक है, यानी पूरे अब फॉरेन का कंपनी इंडिया में आएगा, ठीक है, तो उसको अगर इसके साथ जॉइंट वेंचर स्थापित करता है, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं, तब इंडिया में उसको लेबर बहुत सस्ते मिलेंगे, मैनेजमेंट बहुत सस्ता मिलेगा। मैनेजमेंट इन द सेंस उनको रॉ मटेरियल, उनको फैक्ट्री स्टाफ अगर लगाना है, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस करना है तो वो सब उनको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, ये सब बहुत उनको कम दाम में सस्ते में मिल जाएंगे, यानी प्रोडक्शन करने के लिए उनको जो कॉस्ट होगी बहुत लो होगी। ठीक है, इंडिया में आने का ये एक फ़ायदा, और इंडिया में जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। ठीक है, तो एक इनका ये फ़ायदा होता है। इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम।
अब देखो मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ठीक है आखिर ये इसका कहने का मतलब क्या है। मान लो एक इंसान है जिसका नाम है ए, ठीक है, और एक इंसान है जिसका नाम है बी। अब ए जो है कई सालों तक जैसे समाज में है, ठीक है, समाज में उसकी एक अलग पहचान है, ए की पहचान है, ठीक है, उसकी बहुत इज्जत है, उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है। अब अगर बी के पास ऐसा कुछ नहीं है, बी के पास है लेकिन कम है, ठीक है। अब अगर बी को ये सब चाहिए तो क्या करेगा, ए के साथ वो दोस्ती कर लेता है, ठीक है। तो बी को ये फायदा ये होता है कि ए की जो इज्जत थी वो उसका ये यूज कर लेगा, उसका गुडविल यूज कर देगा, उसका समाज में जो भी पहचान है वो बी उसका फायदा उठा सकता है, ठीक है। यानी अब इसका ए का फायदा बी उठाएगा। तो यही काम करती हैं जो भी अलग कंपनियां होती है। जैसे मान लो इंडिया में कोई कंपनी जिसका मार्केट में बहुत पहचान है, ठीक है। अब फॉरेन की कोई कंपनी है, जैसे हम लोग फॉरेन कंपनी को नहीं जानते, ठीक है भाई, कौन सी कंपनी है हम नहीं जानते। अब अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में उस कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर स्थापित करती है, ठीक है, यानी एक पार्टनरशिप कर लेती है, तो उसका फायदा ये होगा कि अब वो उसका ब्रांड नेम का यूज करके अपना जो भी सामान है उसको मार्केट में ला सकती है, उसके हेल्प लेकर, ठीक है। तो यहाँ धीरे धीरे उस जो फॉरेन कंपनी उसका भी एक ब्रांड नेम बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ब्रांड नेम का इस्टेब्लिश वो लोग करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब आता है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखो नाम से ऐसे लग रहा है, पब्लिक यानी सरकारी, ठीक है, प्राइवेट यानी निजी, पार्टनरशिप यानी अगर सरकारी और निजी कंपनियां अगर एक दूसरे में पार्टनरशिप कर लेती हैं, ठीक है, तो उसी को हम जो क्या कहते हैं, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे पी क्यूब, ठीक है, पीपीपी जैसे अभी आप जान रहे हैं, और P3 या 3P जिसे आप कह सकते हैं। ये अलग अलग उसके नाम है, हम चाहे तो P3 बोल सकते हैं, PQ बोल सकते हैं या PPP। तो PQ बोलना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है, तब मैं P3 ही बोलूँगा। अब इसमें क्या कर रहा है, PPP डिस्क्राइब्स अ गवर्नमेंट सर्विसेज और प्राइवेट बिजनेस वेंचर, ठीक है। अब PPP जो है वो गवर्नमेंट के सर्विसेज और प्राइवेट के जो बिजनेस वेंचर दोनों के होते हैं उसी को डिस्क्राइब करता है। विच इज फंडेड एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर कंपनी, जिसमें उनका जो भी ऑपरेट होता है, जो भी फंड होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक गवर्नमेंट और एक जो है प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी एक दूसरे को मिलके बिजनेस करती हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी। अब इसमें देखो P3 में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक सेक्टर की जो यानी सरकारी कंपनियां और प्राइवेट पार्टी यानी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक पार्टनरशिप होता है। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस। अब देखो इसका कहने का ये मतलब है, अब देखो सर्विसेज को प्रदान करना है यानी सेवा को प्रदान करना है तो उसका भी कॉस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ बार पीपीपी जो है उसका जो कॉस्ट होता है सर्विसेज का यूज करने का वो यूजर से ही निकल जाता है, यानी जो यूजर सर्विसेज को यूज कर रहे हैं वहीं से उनका कॉस्ट निकल जाता है। लेकिन कुछ इन सम टाइम, ठीक है, सम टाइम जो कॉस्ट होता है यानी सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो कॉस्ट होता है वो पूरा या पार्सली जो है गवर्नमेंट ही देती है, ठीक है। यानी जो भी सर्विसेज उन प्रोवाइड करना है आम जनता को वो कभी कभी या तो पूरी कॉस्ट जो है गवर्नमेंट देती है या पार्सली यानी आधी गवर्नमेंट आधी प्राइवेट सेक्टर की मिलके देते हैं। प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। अब देखो कैपिटल सब्सिडी देने का भी कुछ इसमें जो है प्रावधान होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट है जो कि पब्लिक के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अगर कोई एम है उसका प्रोजेक्ट बनाना है किसी प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसको कुछ सब्सिडी दे देती है, ठीक है, कि भाई अगर वो आम जनता के हित में होगा तो सरकार क्या करती है उसको सब्सिडी देती है। अब वो वन टाइम ग्रांट में देती है, ठीक है, एक ही बार में दे देती है, या फिर उसको एनुअली रेवेन्यू पे भी सब्सिडी दे देती है, जैसे कि उसको टैक्स में कुछ छूट मिल जाएगी, ठीक है, या फिर कुछ भी रेवेन्यू में भी उसको छूट दे दी जाती है, ठीक है, ताकि जो है थोड़ा लुक अट्रैक्टिव हो जाए, मोर अट्रैक्टिव हो जाए प्राइवेट सेक्टर के जो भी प्रोजेक्ट है उसका। पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर। अब देखो इसका कहने का मतलब जो कि पब्लिक यानी जनता के हित में होगा और जो प्रोजेक्ट बहुत ही उच्च दर्जे के होंगे, ठीक है, उनकी प्राथमिकता बहुत ज़्यादा होगी, उसके लिए पीपीपी बहुत सही रहती है।
ठीक है। अब इसके जैसे जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए जो P3 होता है बहुत सही होता है। जैसे अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जैसे मेट्रो हो गया, ये क्या है, ये P3 ही है एक तरह से, ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट जो है मिलकर पब्लिक वेलफेयर, जैसे मेट्रो जानते हैं पब्लिक के लिए कितना सही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो है ये होता है शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। अब जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा भाई, अब प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, ठीक है, तो उनको पैसे भी तो चाहिए, रेवेन्यू भी तो जनरेट होना चाहिए ना, या बिना मतलब कोई कुछ करेगा नहीं। तो जो भी रेवेन्यू उनका जनरेट होता है, जो भी उनका एग्रीमेंट में रेशियो बना होता है, ठीक है, या किस रेशियो पे उनका एग्रीमेंट बना है, उस रेशियो के हिसाब से वो रेवेन्यू जो है आपस में जो है बढ़ जाता है। अब प्रॉब्लम विथ पीपी यानी PPP के साथ कोई क्या दिक्कतें होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, उनका रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड रेट होता है उससे कभी कभी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जबकि कुछ समय मतलब कभी कभी जो है जो भी इनकम रिस्क होते हैं, ठीक है, यानी जो रेवेन्यू से जुड़े या फिर इनकम से जुड़े जो भी रिस्क होते हैं वो पब्लिक सेक्टर यानी सरकार ही जो है वो जोखिम उठाती है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न जो है प्राइवेट सेक्टर वाले ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है PPP के साथ एक प्रॉब्लम होता है। अब मैं आपको एक P3 का एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो एक इंसान है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कोई कंपनी है, मान लो जैसे मान लो A है, ठीक है, ये एक फर्म है जो प्राइवेट सेक्टर की है। अब वो क्या करती है, एक हॉस्पिटल बनाती है, ठीक है, यानी एक हॉस्पिटल को उसको पैसे लगाती है, उसको पूरा कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। अब इस हॉस्पिटल में जैसे बन जाएगा, ठीक है, तो यानी सबसे पहले वो गवर्नमेंट के साथ PPP यानी P3 बनाती है, ठीक है, एक हॉस्पिटल बनाती है, पूरा पैसा लगाती है। अब एक तरह से वो पूरा एक हॉस्पिटल की लैंडलॉर्ड है यानी मकान मालिक है, ठीक है, यानी पूरे तरह से मालिक है, ठीक है। वो जितना भी उसमें चीज़ें होंगी, जो भी खर्चे होंगे वो ए देगा, ठीक है, और जितने भी नॉन मेडिकल, जो मेडिकल से अलग है, नॉन मेडिकल जो भी सर्विसेज हैं वो ए देगा, ठीक है। लेकिन जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी हॉस्पिटल अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट है वो देगी, ठीक है। यानी ए जो है वो पूरे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, बिल्डिंग बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, जो भी नॉन मेडिकल सर्विसेज हैं वो ए दे रहा है, और हॉस्पिटलिटी यानी जो मेडिकल सर्विसेज है वो गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। इसलिए इन दोनों का ही फायदा हो रहा है। तो ये एक तरह से P3 है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो यार ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, या अलग अलग वीडियो में हमने अलग अलग सब चीज़ें की हैं, आप हमारे चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। जॉइंट वेंचर हो गया, PPP हो गया। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, कोई दिक्कत आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर कोई आपको लगता है कि हमारे वीडियो बहुत अच्छे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो यार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।